हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आप सबका वापस स्वागत है। आज हम जीएस 4 में एक टॉपिक की बात करेंगे, इवल वर्सेस गुड इन पॉलिसी मेकिंग। कोई भी पॉलिसी 100% सेटिस्फेक्शन हमारे 100% पॉपुलेशन के लिए कभी भी नहीं लेके आती है, और इसीलिए यहीं पे काम आता है ऑपोजिशन का। आपने देखा होगा कि हर एक पॉलिसी के प्रोज होते हैं, हर एक पॉलिसी या स्कीम के कॉन्स होते हैं। एक मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो सिटीजन है वो इससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन एक माइनॉरिटी स्मॉलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये पॉलिसी नुकसान भी पहुंचा रही है। तो हर एक पॉलिसी मेकिंग में ये जो इवल वर्सेस गुड का जो बैलेंस होता है कि किसके पलड़े को ज्यादा भारी रखा जाए, ये गवर्नेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में अब्राहम लिंकन का एक कोट आया था। अब ये कोट आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि काफी इतना बड़ा कोट है, लेकिन एक्चुअली इस कोट का अगर आप मीनिंग एम्बेरस करेंगे ना तो वो आपको बहुत छोटा सा लगेगा। मैं आपको एक बार कोट पढ़ के सुनाती हूँ, एक बार कोट को समझिए, फिर आपके दिमाग में खुद से खुद इतने एग्जाम्पल्स आएंगे कि आप अभी जब हम कंटेंट डिस्कस करेंगे तो आप खुद ही बोलोगे कि हम ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वॉट डज दिस कोटेशन मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? ये जो आगे का कोटेशन है आपके हिसाब से अभी के सिनारियो, अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कितना मीनिंगफुल है। कोट क्या है, ध्यान से सुनना। पहले एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर हम हिंदी में इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन करेंगे। द ट्रू रूल इन डिटरमाइनिंग टू एम्ब्रेस और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट वेदर इट हैज एनी इवल इन इट, बट वेदर इट हैज मोर इवल देन गुड। देयर आर फ्यू थिंग्स wholly evil or wholly good. Almost everything, especially of the governmental policy, is an inseparable compound of the two, so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded. कुछ समझ आया? ब्रेक करके देखते हैं। देखो, द ट्रू रूल, इस चीज का जो सही रूल है ये डिटरमाइन करने में, ये निश्चित करने में कि क्या इस चीज को अपनाया जाए या इस चीज को रिजेक्ट करना चाहे, इस बात में नहीं है कि क्या उसमें कोई ईवल है या नहीं है, कि मतलब क्या उसमें कोई बुराई है या नहीं है, लेकिन इस बात में इसका ट्रू रूल है कि क्या उसमें बुराई अच्छाई से ज्यादा है। अगर उसमें बुराई अच्छाई से ज्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, अगर अच्छाई बुराई से ज्यादा है तो उसको अपना लिया जाए। तो फिर बोला है कि देर आर फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो 100% या तो पूरी की पूरी बहुत ही गलत है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, वॉर हो गया, टेररिज्म हो गया, कंप्लीटली होली इवल है। और कुछ ही बहुत ही ऐसी कम ऐसी चीजें हैं जैसे कि मेडिटेशन हो गया है, कि जैसे कि हम धर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारी होली गुड है। तो बहुत कम ऐसी चीजें हैं। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंटल पॉलिसी की बात करें तो ये इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द टू। कौन से टू? इवल एंड गुड। हर एक पॉलिसी, हर एक स्कीम के अंदर आपको इवल भी दिखेगा, गुड भी दिखेगा। मतलब एक सेक्शन को अच्छाई कर रही है, दूसरे सेक्शन को अच्छी नहीं लग रही है। तो हमारा जो बेस्ट जजमेंट होता है कि हम किस क्वालिटी को देख के कंटिन्यूअली डिमांडेड का मतलब हर एक स्टेप पे जो हम लेते हैं, चाहे वो गवर्नेंस के अंदर हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हो, इस चीज का जो युद्ध है अच्छाई और बुराई का। ना यहाँ पे अच्छाई और बुराई, धर्म की अच्छाई और बुराई नहीं हो रहा है। यहाँ पे है कि लाइक गवर्नमेंटल पॉलिसी, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, क्योंकि अब्राहम लिंकन का है, ही वाज द प्रेसिडेंट ना, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें हमको हर एक कदम पे देखना पड़ेगा कि ये कितना अच्छा कर रहा है और कितना बुरा कर रहा है। तो उस दोनों के बीच का इवल वर्सेस गुड, इवल हर एक चीज में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो बड़ी तरीके की अच्छाई है, जो बड़ा पोर्शन एक अच्छाई लेके घूम रहा है, उसको हम इग्नोर कर देंगे क्या। तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमको हमारे शब्दों के अंदर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि बात कितनी सही है, गलत है। 2-4 बिल सोचो, जैसे कि मटर्निटी बेनिफिट बिल आया था ना। मटर्निटी जो बिल था, एट अ पॉइंट बहुत ही सही है कि जो मदर्स हैं उनको लीव दी जा रही है, उनको पेड लीव दी जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट
नेगेटिव में क्या है कि बहुत सारी कंपनीज इसे नेगेटिवली ले रही हैं कि वो वुमेन को प्रमोशन नहीं देती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हायर नहीं करा जाता है, वुमेन को उस इक्वल लेवल पे स्टेटस पे रखा नहीं जाता है। मटर्निटी की 6 महीने वो तो पेड लीव पे चली जाएगी। लोग पीपल सी डिफरेंट सेक्शन, अ वेरी वेरी स्मॉलर सेक्शन ऑफ द पीपल ऑल्सो सी कि तो उनको नुकसान हो रहा है, उनका कॉम्पिटिशन छीना जा रहा है। सिमिलरली आप फॉर्म लॉ को ले लीजिए। तो इसी तरह के मैं आपको बाकी अभी चलते हुए एग्जाम्पल बताते जाऊंगी। इसका कंटेंट जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे ना, आपको इसका कॉन्टेक्स्ट और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द कंटेंट एक बार फिर से इसको करेंगे तो फिर आपको भी अभी चलते हुए लगेगा कि अच्छा इसमें ये भी पुट कर सकते हैं, वो भी पुट कर सकते हैं। रिसेंट एग्जांपल ले लो फार्म लॉज का, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले आफस्पा पे एक क्वेश्चन डिस्कस करा था। आफस्पा इज ऑल्सो द सेम। अ सर्टेन सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि आफस्पा को रखना सही है क्योंकि ये वहां के रीजन की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए सही है, लेकिन वहां के काफी सारे लोगों को लगता है कि नहीं, उनपे ये गलत है। सो लाइक गुड वर्सेस इविल। फार्म लॉ ले लीजिए, फार्मर्स के लिए इन जनरल अच्छा है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पे एमएसपी जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी डोमिनेंट है, तो इसीलिए इसका इतना प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब आप प्रोटेस्ट में भी देखोगे कि जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये हमारे नदर्न स्टेट वाले जो फार्मर्स थे वो ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको इस चीज का प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट से या सदर्न इंडिया से सुनने को नहीं मिला होगा। तो क्या रीजन है? क्योंकि यही है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक बड़े सेक्शन को फायदा पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छोटे सेक्शन को नुकसान भी हो रहा है। जैसे अंडरमाइनिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, इसे अंडरमाइन कर दिया जाता है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का फायदा देके। लेकिन आप बाद में देखोगे तो अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करे हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा मोस्टली सस्टेनेबल कैटेगरी में आते हैं, और वो मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल होते हैं। डिमोनेटाइजेशन का ले लो, मतलब कुछ लोग तो बहुत खुश हुए थे कि बढ़िया है, काला धन निकल जाएगा, डिजिटल पेमेंट आ जाएगा, जो पैरेलल ब्लैक मनी का पूरा चलता है वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत दुखी भी थे कि यार इतनी हार्डशिप से इतना पैसा कमाया है, अभी लाइन में लगो, ये करो वो करो, कितनी दिक्कत हो गई थी। लॉकडाउन कंटेन, अभी लॉकडाउन में एक पोर्शन, लाइक इट इज गुड, वी नो लॉकडाउन इज गुड, लेकिन एक सेक्शन ऑफ हमारी सोसाइटी जैसे कि माइग्रेटरी लेबर्स है, जैसे कि जो हाथ से जो हमारे डेली वेजर्स हैं, उनके लिए तो कितना बड़ा नुकसान है। उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको रहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये फिर हमको क्या करना पड़ता है कि लॉकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए हमको एक बड़ा पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। जैसा हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था कि हमारे जो कर्व को फ्लैटन करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हम अभी नुकसान झेलें, उसके बाद हमारी इकोनॉमी जल्दी भी बूम करेगी। नाउ अभी ये तब जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तब फर्स्ट वेव चल रही थी, अभी सेकेंड वेव आ गई है, प्रोबेबली थर्ड वेव भी आ गई है हमारी। तो ये एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ कि हर एक गवर्नमेंट स्कीम या हर एक गवर्नमेंट स्टेप का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, गवर्नमेंट लॉ का, हर एक चीज पे दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू होता है, तभी हम यूपीएससी में भी जब पढ़ते हैं तो हम उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर दीज प्रोज, हाउ इट इज गुड, व्हाट आर दी एडवांटेज पढ़ते हैं, उसके साथ में हम उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं। तो हमारा कहने का, अब्राहम लिंकन के कहने का मतलब ये है कि यार ये जो क्रिटिसिज्म वाला पोर्शन है ना, ये बड़ा नहीं होना चाहिए। ये मेजॉरिटी ऑफ दिस सेक्शन के खिलाफ या फिर हमारी जो बेसिक वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ में नहीं जाना चाहिए। आप 100% सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिन 10 या 15% लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं भी कर पा रहे हो ना, उनको मेजर तरीके से नुकसान ना पहुंचे। और कभी कभी आपको वो 80 to 90% लोगों का जो प्रॉफिट है आपको उस पर देखना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। तो ये इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट था। जैसे दुनिया पूरी सफेद, हर एक कोई भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी देख लीजिए, हर एक डिसीजन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ द ग्रे। सिमिलरली पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है कि हमको मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन का बेनिफिट देखना है। कोई भी कंप्लीटली इवल या कंप्लीटली गुड नहीं हो सकता है। अगर कोई भी चीज अगर वन हैज टू अप्लाई माइंड, और अगर फाइंड आउट करना है तो बुराई में भी अच्छाई और अच्छाई में भी बुराई निकाल लेते हैं। भगवान, लोगों ने गांधी जी को भी बुरा बोला है, भगवान कृष्ण और भगवान राम को भी बुरा बोला है, ठीक है। तो ये तो अपने अपने सोचने का तरीका और मतलब इट्स लाइक कि हाउ यू वांट टू परसीव समथिंग वाला आइडिया होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन एज एन पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर हमको अच्छाई वाला पोर्शन ज्यादा उसमें देखना होता है कि गुड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन को बेनिफिट होना चाहिए। तो लिंकन का स्टेटमेंट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आज भी बहुत रेलेवेंट है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज ना तो पूरी तरीके से अच्छी हो सकती है, ना ही पूरी तरीके से बुरी हो सकती है। वो एक अमेगलेशन होती, गुड एंड बैड होगा, लेकिन जिसमें गुड जो है वो मेजोरिटी का पलड़ा बहुत भारी रहेगा। और ये चीज पॉलिसी मेकर को मस्ट एनालाइज करना चाहिए, और उनको ये मतलब कोई भी पॉलिसी, इसीलिए बताया बहुत सारी कमिटीज बैठती हैं, डिस्कशन होता है पार्लियामेंट के अंदर। अभी हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसके अंदर क्वेश्चन आर को हटा दिया था, अभी रिसेंट कोविड में। उससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत सारे जो बिल हैं वो कमिटीज के पास जाते ही नहीं है, मतलब डिस्कशन होता ही नहीं है उनका। एक तो ऑर्डिनेंस का जो वे है, कुछ दिन पहले हमने ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन भी करा था ना, चाहे वो ऑर्डिनेंस का वे हो, चाहे वो हमारा ये क्या बता रही थी मैं आपको कि उसमें सीधा वोटिंग का, वॉइस वोटिंग का हो, अगर उसके अंदर कमिटीज ना बिठाओ, तो ये सारा क्या है कि अकाउंटेबिलिटी लेके आता है गवर्नमेंट में। अकाउंटेबिलिटी के साथ ही उस बिल के जो बहुत सारे पहलूज होते हैं, उन पहलू में 360 डिग्री व्यू लेके आता है। हो सकता है कि सरकार ने किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को मिस कर गई हो, ना देख पाई हो, उस तरीके से ना देख पाई हो, तो ये पूरा एक 360 डिग्री व्यू देने के काम आता है। इसीलिए इसी को बोलते हैं कि पॉलिसी मेकर मस्ट एनालाइज एंड टू फाइंड आउट व्हाट डोमिनेट। यहीं पे ये जो अपोजिशन का डिस्कस हो गया, डिस्कशन विद द मेजर कमिटीज हो गया है, पब्लिक हो गया है, मीडिया के साथ हो गया, ये सब ना बाकी बड़ी बड़ी चीजें कि कितने लोगों को कितना हार्म करेगा, पूरा एनालिसिस लेके आएगा और बताएगा कि कौन सी चीज डोमिनेट कर रही है। तो वहां पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉलिसी में खुद ही मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो पॉलिसी रिजेक्ट कर देनी चाहिए। देयर इज नो पॉइंट कि वो पॉलिसी सरकार लेके आए लोगों के लिए। और अगर गुड डोमिनेट करता है तो हमेशा ये होना चाहिए कि जो बैड पोर्शन, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक माइनॉरिटी सेक्शन के लिए डिसएडवांटेज हो रहा है, उसको मिनिमाइज करा जा सके। लिंकन का स्टेटमेंट आप इसमें भी देख सकते हो, डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, और दूसरा यहाँ पे जहाँ पे एनर्जी की कमी है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहा है। लेकिन नुकसान भी तो कितना ज्यादा है। एक तो ये फ्रेजाइल एरिया पे बनते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही फ्रेजाइल और वनरेबल होते हैं, तो यहाँ पे ये वनरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, जब डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पे पूरा अगर जंगल है तो उसको काटा जाएगा, नदी के रास्ते को रोका जाएगा, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, तो वहाँ पे छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ पे उस जगह को साफ करा जाएगा। वहाँ पे जो ट्राइबल्स होंगे उनको डिस्प्लेस करा जाएगा, एक्वेटिक लाइफ है जो उसको पूरा नुकसान पहुंचेगा। तो काफी सारा डैमेज है, लेकिन साथ में वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा और डेवलपमेंट भी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आएगी तो वहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं, लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। तो यहाँ पे ये क्या है कि गुड वर्सेस बैड को हम करके देखते हैं कि कौन सा है। अगर इट इज लाइकली टू बी वेरी बैड एक्शन कि इतना फ्रेजाइल एरिया यहाँ पे अगर बनाया तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो सिमिलरली इसी तरीके से जो पॉलिसी मेकर हैं, दे ऑलवेज जस्टिफाई कि उनका जो पब्लिक पॉलिसी डिसीजन है वो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड ग्रेटर गुड, कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो, तभी पॉलिसी डिसीजंस डिलीवर होते हैं। ड्यू टू इसी तरह के पॉलिसी डिसीजन की वजह से कभी कभी, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि ग्रेटर गुड पे देख रहे हैं ना हम कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन 90%, तो ऐसे में कभी कभी 10% पीपल के लिए ये इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। ऐसे में कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल ऐसे भी हो सकते हैं जो पीछे रह गए, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल हो गया है। तो ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे डिसीजन को पब्लिक में लाया जाए और एक अल्टरनेट काउंटर, एक नेगेटिव इम्पैक्ट की, या तो उसको मिनिमाइज करा जाए या उसको काउंटर करने के लिए उनके बेनिफिट के लिए एक नया लॉ या कुछ और लाया जाए। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों ये बोल रहा है कि हमारा जो जजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंटल पॉलिसीज में, इट इज इनसेपरेबल कंपाउंड ऑफ द इवल एंड गुड। हर एक चीज में इवल है, हर एक चीज में गुड है, लेकिन जिस चीज में ज्यादा गुड है उसको एम्बेरस करा जाएगा, उसको अपनाया जाएगा, जिसमें ज्यादा इवल है उसको रिजेक्ट करा जाएगा। आप किसी चीज को इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें तो इतनी सी भी बुराई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी, तो उसमें तो मतलब इतनी भी बुराई नहीं होनी चाहिए। तो इसे इतनी भी बुराई नहीं होनी चाहिए वाली चीजें दुनिया में बहुत ही कम है, एंड पर्टिकुलरली इन द गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इतनी सी भी बुराई वाली चीजें ना जनरली मिलती है नहीं। तो हमको एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो दिस वाज द स्टेटमेंट बाय द अब्राहम लिंकन। नाउ थिंक फॉर फ्यू मोर एग्जांपल। आप अभी जो भी लॉ पढ़ोगे, जो भी पॉलिसी या स्कीम पढ़ोगे ना, आपको उसमें लगेगा क्रिटिसिज्म भी है
और एडवांटेज भी है। क्रिटिसिज्म में ध्यान देना कि क्रिटिसिज्म में कितने लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अगर इट इज टू मच तो दैट मीन्स कि कुछ तो उसमें गड़बड़ है। आप देखोगे कि कुछ ऐसे लॉ हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड भी घोषित कर दिया था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स में नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, वो उनको इवेंचुअली नुकसान कर दे, तो उनको नल एंड वॉइड, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे ये पूरा बैलेंस बनता है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन। आई नो स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, बट स्टेटमेंट को थोड़ा समझ के करोगे तो स्टेटमेंट एक्चुअली काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स ना कभी डरना नहीं है। बड़ा स्टेटमेंट आ जाए कोई बात नहीं, थिंक कूल, स्टे कूल, अपना आराम से उसको ब्रेक करके, एक लाइन पढ़ी उसको समझी, अच्छा इसमें क्या लिखा है समझ आया, फिर अगली लाइन पढ़ी इसको समझा, तो ब्रेक कर करके अपने को मतलब समझ के करना है। अचानक से डर नहीं जाना है कि ये क्या बड़ा पहाड़ आ गया, हम छोटा छोटा काट लेंगे माझी की तरह, ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट। ओके, और अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए। अभी कुछ ही दिन की बात है, एक बार वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी ना, केसेस फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही दिन तक घर के अंदर रहिए, बाहर घूमने घूमने मत जाइए, घर में ही अपना योगा एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह कर लीजिए। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।